हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी हो चुकी है। तो न्यूमेरिकल जो चल रहे हैं उसी के अंदर आगे बढ़ाते हुए आज जो क्वेश्चन हमको करना है वो बॉल बेस्ड क्वेश्चन करना है। बॉल को बोलते हैं पिच बॉल, PITCH, पिच बॉल। तो करते क्या है कि कोई दो बॉल्स लेते हैं, जैसे ये दो बॉल्स ले ली, इन दो बॉलों को धागे से लटका दिया, ठीक है, इसको थ्रेड से लटका दिया ऐसे। अब जब लटका देंगे ऐसे थ्रेड से तो ऐसे ऐसे ही रहेगी, पास पास ही। लेकिन फिर हमने क्या किया कि इनको सिर से रगड़ा या किसी कपड़े से या फलालेन से रगड़ा, जिससे उसके ऊपर क्या हुआ, चार्ज आ गया। जैसे ही चार्ज आ गया तो क्या होगा कि दोनों के ऊपर यदि सेम चार्ज होगा तो ये दोनों दूर होना चालू हो जाएगी। ऐसे ऊपर यूं धागे से लटकी हुई है और धागे से यूं दूर होना चालू हो गई, तो होगा क्या कि इनमें धागे में एक टेंशन आ जाएगी। टेंशन पहले भी थी, जब अपन ने चार्ज नहीं किया था तब भी टेंशन थी नीचे, लेकिन जैसे ये यूं जाएगा तो एक बीच में एंगल बनने लग जाएगा। थोड़ी दूर तक जाती जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी क्योंकि नीचे वेट खींच रहा है इसको। इनका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ वो खींच रहा है। अगर वेट नहीं होता तो ये दूर जाना चालू होती, तो ये दूर जाना चालू होगी, कहीं जाके रुक जाएगी। तो हमको ये बताना है कि वो किस एंगल पे रुकेगी, और दूसरी ये बताना है कि उस समय जो थ्रेड्स हैं उसके ऊपर टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करना है, और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हेडिंग डालें पिच बॉल्स, PITCH, पिच बॉल्स। इस पर लिखें क्वेश्चन नंबर 1, लिखें फटाफट, पेन निकाल लें, कॉपी निकाल लें, लिखना चालू करें। इसमें लिखे कंसीडर टू पिच बॉल्स, कंसीडर टू पिच बॉल्स having charge small q, having charge small q and mass small m, and mass small m, suspended by thread, suspended by thread. Find the tension, find the tension and find the tension and the angle between them, find the tension and the angle between them if this system is in satellite, if this system is in satellite. अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या किया उसने, जो केस 1 बनाया वो बनाया है कि सैटेलाइट में है ये सब चीजें, ठीक है, काय में, सैटेलाइट में है। अब क्या होगा कि हमने ऐसा सोचा कि जो बॉल्स हैं वो पहले तो ऐसी थी, अब जब उनके ऊपर चार्ज आ गया तो दोनों दूर हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी तो मान लो कि यहीं से एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। अब तुमसे कोई पूछे कि ये और आगे क्यों नहीं जा रही, इधर साइड इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो और जाके आगे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि नीचे की तरफ वेट खींच के बैठा हुआ है इसको। अरे कोई यूं करके यूं खींच के बैठेगा तो आगे नहीं जा पाएगी ना, तो इसलिए आगे नहीं जा पा रही। लेकिन सैटेलाइट में तो ग्रेविटी होती नहीं, तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का लग रहा है इस साइड, और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है इस साइड, बस वही लगेगा, और यहां पे टेंशन लगेगा T धागे के अंदर। तो ये जो mg है ये g 0 हो जाता है सैटेलाइट में, और जब 0 हो जाता है तो ये पॉजिटिव बॉल है यूं दूर जाती 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 जाएंगी। कहां तक जाएंगी, मान लो कि ये दोनों बॉल हैं, यूं करके यूं दूर जाना चालू हुई, यूं जाती गई, यहां तक चली जाएंगी। क्या उसके ऊपर यूं आएंगी, नहीं ना, वापस से यूं हो जाती। इसका मतलब लास्ट स्टेज ये हो जाएगी, सैटेलाइट में जाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और वो स्ट्रेट लाइन में एंगल होगा 180 डिग्री। तो सैटेलाइट के केस में ये बनेगा कैसा, एक इधर फिर ये इधर, और इनके बीच का जो एंगल पूछा गया है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। ये क्लियर हुई बात। अच्छा, इनकी लेंथ ऑफ द थ्रेड L दे रखी है, ऐसा मान लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था कि व्हाट इज द टेंशन, तो एंगल तो निकल गया, एक पार्ट आ गया इसका कि एंगल बिटवीन देम निकल गया। दूसरा क्या पूछते हैं ये लोग, टेंशन। अब टेंशन पूछेंगे तो उस केस में देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको धक्का देगा इधर साइड और ये इसको धक्का देगा इधर साइड, तो इस पे एक फोर्स लगेगा और वो कुलाम फोर्स होगा। तो कुलाम का फोर्स है कितना, 1/4πε0, उसको मैं K लिख देता हूं। पहले का चार्ज मान ले Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो उनके बीच का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का होगा, जो कि L होगा कि 2L होगा, तो आंसर है 2L होगा। तो 2L का स्क्वायर, ये इनके बीच का फोर्स है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन 4L स्क्वायर। और अगर मान लो दोनों पे चार्ज सेम है, आइडेंटिकल चार्ज है, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम कि Q1 और Q2 अगर एक ही हैं तो उसको अपन Q लिख सकते हैं। Q1 और Q2 यदि एक ही हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। और यहां पे Q लिख देंगे तो उनके बीच का जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। और यही तो उनके बीच में टेंशन होगी, क्योंकि धागे को टेंस कर ही कौन रहा है, ये दोनों एक दूसरे से यूं खींचना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे को धागे को टेंस कर रहे हैं। तो धागे में टेंशन कितनी आएगी, यही धागे में टेंशन आएगी। तो उसने ये हमसे पूछा था कि भाई थ्रेड में टेंशन कितनी आएगी, तो ये टेंशन है। दूसरा पूछा था उसने एंगल कितना होगा, तो ये एंगल है। तो ये दोनों आंसर्स आ गए। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कोई सैटेलाइट में किया हुआ है, यही क्वेश्चन वो जमीन पे पूछेगा, वो यही क्वेश्चन वो मून पे पूछेगा, यही क्वेश्चन वो पानी में पूछेगा। तो 4 अलग अलग केसेस बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक सैटेलाइट में किया है, एक जमीन पे अर्थ पे किया है, एक मून पे किया है, और एक अर्थ पे किया है लेकिन पानी के अंदर बॉल डली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके के 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये लिख लीजिए, पहला केस सैटेलाइट के अंदर। चलिए लिख लिया, मिटा दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, यानी केस ही लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या करें, केस ही लिख देते हैं हम। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2, बॉल्स आर ऑन अर्थ इन एयर या वैक्यूम। बॉल्स आर ऑन अर्थ इन एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के अंदर यदि बॉल्स हैं तो उस केस में तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द टेंशन एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो यहां क्या होगा कि चूंकि अर्थ है और खींच रही है उनको, तो ये उसको पूरी तरीके से उधर नहीं जाने देगी। ये जाएंगी तो सही बॉल्स इधर उधर, लेकिन एक हद पे जाने के बाद ये रुक जाएगी यहां पे। अब जब रुक गई तो मान लो कि इनके बीच की जो दूरी है वो यहां से यहां तक x, कहीं तो जाके रुकी जाएगी। तो इनके बीच की दूरी क्या है, x। ये क्या है, तो ये धागे की लंबाई, ये थ्रेड की लेंथ l, और इन लोगों ने जो वर्टिकल के साथ एंगल बना लिया वो थीटा। यहां तक समझ में आई बात। अब वेट का दर लगेगा, तो वेट लगेगा नीचे की तरफ, तो इसका वेट मैंने नीचे लगा दिया, कितना लगा दूं, mg। फिर इधर भी वेट लगा दूं मैं नीचे की तरफ, mg। पहले पे चार्ज अगर तुमको Q1 Q2 लेना है तो Q1 Q2 ले लो, बाद में अगर इक्वेट करना हो तो Q1 इक्वल टू Q2 भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। कभी किसी क्वेश्चन में नहीं दे जब बराबर, तो Q1 Q2 में कर लेना। अच्छा, ये दोनों पे सेम चार्ज है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये रिपेल करेंगे तो इधर साइड एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा कूलम्ब्स फोर्स, और उतना ही फोर्स इधर साइड भी लगेगा, उसका नाम भी होगा कूलम्ब्स फोर्स। दूसरी चीज, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट। तो इस वाले धागे में टेंशन आएगी इधर, इस वाले धागे में टेंशन आएगी इधर। अब ये डायग्राम बन गया इसका, ठीक है। तो बॉल्स के केस में ये डायग्राम बनता है। अब हम क्या करेंगे कि जो टेंशन है इसको 2 पार्ट्स में रिजॉल्व कर देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे इसके, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, 2 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब देखो यहां यदि थीटा है तो यहां थीटा बनता, यहां थीटा बनता है, तो टेंशन का इस साइड जो कंपोनेंट आता है वो आता है टी कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। और दूसरा जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, वो आता है टी साइन थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा हो गया। अब यहां पे सारी चीजें एक्स और वाई एक्सिस में हो गई, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में। क्यों इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉल ना आगे जा रही, ना पीछे आ रही, ना ऊपर जा रही, ना नीचे आ रही। इसका मतलब ऐसे में भी सब सेट है, ऐसे में भी सेट है, तो टी कॉस थीटा mg के बराबर और fc बराबर टी साइन थीटा, ठीक है। तो हमने यहां क्या लिख दिया, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टी कॉस थीटा किसके बराबर, mg के, और टी साइन थीटा किसके बराबर, fc के। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, fc। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करो कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ये वाली को इससे डिवाइड कर दो, तो बनेगा टी साइन थीटा विच इज इक्वल टू fc अपॉन टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू mg। ये जब अपॉन में जाएंगे तो इसमें टेंशन कैंसल आउट हो रही है,
टेंशन क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। जब टेंशन कैंसिल आउट हो रही है तो उस केस में तुम्हारे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको अपन क्या लिखते हैं, टेन थीटा, विच इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एम जी। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ सी अपॉन एम जी। ये फॉर्मूला बन गया उसका एंगल निकालने का। और ये ध्यान रखना, एंगल इज विथ वर्टिकल, ये वर्टिकल के साथ है, हॉरिजॉन्टल से नहीं निकाला। हॉरिजॉन्टल से निकालते तो ये वाले केस की जगह इधर से आता तो 90 माइनस थीटा होता। अब यहां पे वो बोलेगा कि ठीक है निकाल लिया, एफ सी है कितना, तो एफ सी की वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। दूसरी चीज, यदि वो बोलता है कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ कि टेन थीटा एफ सी बाई एम जी है, तो टेन थीटा की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस ढूंढो। इस ट्राइंगल के अंदर ये थीटा मान लें, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस ढूंढो। इसमें ढूंढो या इसमें ढूंढो, एक ही है। तो परपेंडिकुलर ये है यहां से यहां तक का, यानी कि x/2 है परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस कौन सा इसका, तो ये वाला जो हाइट है यहां से यहां तक की ये बेस है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की ये बेस है, तो दिस इज बेस, ये स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको ट्राइंगल को यहां बना देता हूं। मुझे ये चाहिए, ये बेस है और ये वाला परपेंडिकुलर जो कि x/2 है और ये एंगल थीटा है और यहां से यहां तक l है। तो हमको ये बताना है कि बेस है कितना। तो ये पता पड़ रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर बराबर l होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हम बोलेंगे कि l स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। तुम्हें बेस चाहिए तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, यानी कि बेस उसका रूट होगा। तो ये आ गया तुम्हारा बेस। अब तुम टेन थीटा में डाल दो उसको, तो यहां पे आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज अंडर रूट ऑफ, इसको तुम एलसीएम चाहो तो 4l x स्क्वायर माइनस भी कर सकते हो। तो एलसीएम ले लिया मैंने, तो आ गया 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। 4 ऊपर चला गया, 2 हो गया। ये देखें, ये स्टेप देखें ध्यान से, 4 इधर से इधर गया एलसीएम के तो 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे जो 4 था वो रूट से बाहर निकल के 2 हो गया और 2 होके ऊपर चला गया। और अभी मुझे परपेंडिकुलर रखना बचा है। परपेंडिकुलर कौन सा है इसके अंदर, तो ये है इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल इधर था थीटा, तो दिस इज परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर है x/2, तो ये x/2 उठा के मैं यहां रख दूंगा x/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से अगर 2 कैंसिल हो गया तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टेन थीटा है जो कि इसके बराबर होगा, एफ सी बाय एम जी के बराबर होगा, ठीक। और अगर कोई पूछता है कि एफ सी कितना है, तो एफ सी की वैल्यू ये है। अब इसमें एक चीज रह गई, टेंशन निकालना। तो अगर उसने बोला कि टेंशन निकालो तो टेंशन में निकाल देते हैं, एक ही लाइन में आ जाएगी टेंशन में, ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, इतने में आ जानी चाहिए। तो हमको क्या निकालना, टेंशन निकालना, ठीक है। तो टेंशन निकालने के लिए देखें, मैंने किया इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके उसमें जोड़ दिया। इक्वेशन 1 का स्क्वायर क्या होएगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एफ सी स्क्वायर जोड़ दो। तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जुड़ के एक साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्या, एफ सी स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अब इन दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो बचा क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। अब अगर तुम्हें टेंशन चाहिए तो ये स्क्वायर हटाओ और यहां पे रूट लगा दो, तो ये तुम्हारा टेंशन आ गया। तो उसने पूछा था कि टेंशन कितना आएगा, तो हमारे पास टेंशन का भी फॉर्मूला निकल गया, इतना टेंशन आएगा। तो ये वाले क्वेश्चन जो अर्थ पे किया अपन ने, इसके अंदर सारे फोर्सेस लग रहे थे, बस इसमें एक फोर्स नहीं लग रहा, इसका नाम है बॉयंसी। बॉयंसी लगता है पानी के अंदर, तो इसको जब अपन पानी में डालेंगे तो इसमें एक फोर्स और लगने लग जाएगा, बॉयंसी, वो भी लगा देंगे। तो एक बार फिर से समझा दूं, सबसे पहले 2 बॉल्स थी और 2 बॉल्स जो है वो सैटेलाइट में ले गए तो दोनों यूं हो गई।
लेकिन अर्थ पे लगा तो अर्थ का वेट नीचे खींचता है तो पूरी नहीं हो पाई, सिर्फ खुल गई। ऐसे खुल गई तो ऐसे में उसका टेंशन आ गया, इधर साइड उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया जिसने उधर धक्का दिया, और वेट आ गया नीचे की तरफ। तो 3 फोर्सेस लग गए, जिसमें से अपन ने टेंशन को रिजॉल्व किया टी कॉस थीटा टी साइन थीटा में। ये टी साइन थीटा टी कॉस थीटा में, टी कॉस थीटा हो गया एमजी के बराबर, टी साइन थीटा गया एफसी के बराबर। ये 2 इक्वेशंस आ गई। हमें पहले एंगल निकालना था तो हमने नंबर 2 को 1 से डिवाइड किया, तो टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा विच इज इक्वल टू एफसी बाय एमजी आ गया। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफसी बाय एमजी। अगर उसने पूछा एफसी क्या है तो एफसी तो कूलम फोर्स है, तो एफसी इज 1/4πε0 q1 q2 बाय r²। अब उसने पूछा कि tan थीटा क्या है इसके अंदर, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस में मैंने ये ट्राइंगल कंसीडर किया, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया और परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख दिया तो ये आ गया। बेसिकली फॉर्मूला ये tan थीटा, और ये दोनों इक्वेट किए जा सकते हैं, और ये वाला यहाँ रख के भी इससे इक्वेट किया जा सकता है, ये तो कैसा भी कर सकते हैं। उसके बाद उसने क्या पूछा, टेंशन पूछा, तो हमने क्या बोला, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देने से टेंशन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी टेंशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ये केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए लिख लिया आपने। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है उसने कि जैसे उसको रिलीज करेंगे वो दोनों भागेंगे इधर इधर, तो जब दोनों भागेंगे इधर इधर तो उस वक्त उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 या 2 जो भी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल when it was just released। जस्ट छोड़ा ही है, उस वक्त जो है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए उस वक्त उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट्स हमने किए हैं वो करे हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। लेकिन जब वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हमको कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। जैसे अपन पहले करते थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे इसके अंदर क्या होगा, अलोंग द थ्रेड एंड परपेंडिकुलर टू द थ्रेड करके 2 अलग अलग हमको कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। मतलब इसी क्वेश्चन में दूसरे तरीके से सॉल्व होगा ये। तो देखो ये वाली केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में थे, अब की बार तुम्हें क्या करना है, यूं करके एक लाइन खींचनी है कि अलोंग दिस and perpendicular to this। तो this is along thread, along क्या है, along the thread, और ये वाला क्या है, perpendicular to the thread। thread मतलब टेंशन, तो along the tension और perpendicular to the tension में u में और u में कंपोनेंट्स करना है। तो अब देखो टेंशन का कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि टेंशन तो इधर ही आ रही है, लेकिन इस टेंशन का कंपोनेंट हटाओ जो पहले कर दिए थे। अब क्या होगा, वेट का कंपोनेंट होगा, क्योंकि वेट का एक हिस्सा इसके अलोंग आएगा और एक हिस्सा इधर साइड आएगा। तो वेट का कौन सा हिस्सा इधर आएगा, तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, तो mg का, ये सही किया ना, ये यूं था, तो ये थीटा तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इधर आएगा और mg sin थीटा इधर आएगा। ठीक, उसके बाद जब FC होगा तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये फिर थीटा है, तो इसका cos कंपोनेंट इधर आएगा FC cos थीटा, और इसका जो साइन कंपोनेंट है वो इधर जाएगा, तो इट इज FC sin थीटा। अब ये टेंशन इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, लेकिन ये FC cos थीटा ज्यादा होगा, mg sin थीटा कम होगा, तभी तो गाड़ी ऊपर चली जाएगी। थोड़ी देर के बाद बैलेंस हो जाएगी, लेकिन शुरुआत की बात बोल रहा हूं, तो शुरुआत में तो ये यूं जा रहे हैं ना, यूं जा रहे हैं, तो शुरुआत में तो एक्सेलरेशन था, बाद में जाकर रुक गया। तो शुरुआत में जो इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा था FC cos थीटा वो ज्यादा था, और जो रोकने की कोशिश कर रहा था वो कम था, लेकिन ऐसे में बैलेंस थे। ऐसे में इसलिए बैलेंस थे क्योंकि ना बॉल ऊपर जा रही थी इस साइड, ना बॉल नीचे आ रही थी इस साइड। इसका मतलब mg cos थीटा प्लस FC sin थीटा किसके बराबर था, टेंशन के बराबर था। ठीक है, अब ये इतना चित्र पितर दिया, कोई ढंग से डायग्राम बनाते हैं, मजा नहीं आ रहा इसके अंदर, एक बार और हो जाएगा रिवीजन उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, लिख लें क्वेश्चन जब तक मैं मिटा रहा हूं उसको। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल व्हेन इट इज जस्ट रिलीज। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, नाउ वी हैव टू टेक कंपोनेंट्स, नाउ वी हैव टू टेक कंपोनेंट्स along the thread
along the thread and perpendicular to the thread. Along the thread and perpendicular to the thread. तो डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा. तो ये वाली लाइन ऐसी, ये इधर चला गया. ठीक है, दिखाने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत दूर चला गया हो, तो बहुत ही स्मॉल जस्ट रिलीज किया. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है. यहां पे एंगल थीटा है. जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं वो सिंपल हैं. पहला वाला टेंशन T लग रहा है, इधर साइड क्या लग रहा है, F कूलाम लग रहा है, और इधर साइड नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है. यहां तक सब सही है. लेकिन अब हमें जो कंपोनेंट्स करने हैं अलोंग दी थ्रेड करना है. तो अलोंग द थ्रेड का मतलब इस डायरेक्शन में करना है, और परपेंडिकुलर टू द थ्रेड यानी इधर करना है. तो हमारी एक्सिस ही इधर हो गई है. अब ये एक्सिस हो गई. तो अब देखें ये थीटा है, ठीक है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये इससे 90 है, इसका मतलब ये थीटा होगा. आ रही बात समझ में? ऐसे नहीं आए तो क्या करना, ये थीटा है तो ये थीटा, ये तो दिख रहा होगा ना, ये थीटा है तो ऐसी की ऐसी तो लाइन गई है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, क्योंकि ये 90 है, और ये थीटा है तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला अगेन थीटा होगा. और वैसे भी दिख रहा है कि ये इससे क्रॉस बन रहा है, तो ये थीटा है तो ये थीटा है. देख लें, आपस में समझ लें अच्छे से. ठीक, अब कंपोनेंट कर दें. तो एफ सी का एक कंपोनेंट इधर साइड कर दो, उसका नाम क्या होगा, एफ सी कॉस थीटा, और एफ सी का एक कंपोनेंट इस साइड कर देंगे, उसका नाम होगा एफ सी साइन थीटा. हमेशा त्रिशूल में कंपोनेंट होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर. एम जी का एक कंपोनेंट इस साइड कर देंगे, एक इस साइड कर देंगे, तो इस साइड जो कंपोनेंट करेंगे वो होगा एम जी कॉस थीटा, और इस साइड जो कंपोनेंट करेंगे उसका नाम क्या होगा, एम जी साइन थीटा. ठीक, अब यू में तो कुछ नहीं होने वाला. ये बॉल यूं जाएगी ना तो भी ये यू में तो ऐसी रहेगी ना, ना ऊपर गई ना नीचे आई. इसका मतलब टेंशन इज बैलेंस्ड बाय दिस. ठीक है, तो टेंशन इज बैलेंस्ड बाय कौन, एफ सी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. ये बैलेंस हो गया टेंशन. इसलिए टेंशन का भी पूछ ले तो इट इज इक्वल टू एफ सी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. ये भी टेंशन का फॉर्मूला है, पहले भी आया था, वो भी था. वो अलोंग द इंक्लाइन नहीं करा था अपन ने, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग करके निकाल लिया था. अच्छा, अब जो क्वेश्चन काम का है वो ये है कि इनिशियली जब वो रिलीज करा था तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन. तो देखो, इनिशियली जब रिलीज करा था तो क्या हुआ था कि बॉल ऐसे करके यूं गई. यूं जब गई तो इसका मतलब इसमें इधर फोर्सेस ज्यादा थे और पीछे खींचने वाले कम थे. तो देयर इज अ नेट फोर्स. आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर इसका नेट फोर्स है. तो आगे वाला फोर्स कौन सा है, ये है आगे वाला फोर्स जो इसको आगे ले जा रहा था उस समय इनिशियली, और ये इसको पीछे खींच रहा था. तो उस केस में ये वाला कमजोर पड़ गया होगा, तभी तो ये वाला आगे निकल गया होगा. तो इस केस में अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये इससे बैलेंस हो गया. क्यों? क्योंकि वो इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा है, जस्ट रिलीज की बात कर रहा है. थोड़ी बोल रहा है कि जब वो यूं सेट हो गए उसके बाद की. जब यूं सेट हो गए तो उसके बाद की बात तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में कर ही ली थी. तो उस केस में हमने बैलेंस कर दिए थे. तो अब की बार हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द थ्रेड. तो नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा एफ सी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा. ये नेट फोर्स है इस दिशा में, इसके कारण ही चल दिया है. और फिर थीटा चेंज होता जाएगा, वो एक्सेलरेशन ही चेंज हो जाता है. तो इस केस में वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है. तो ऐसे में जनरली वो क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन पे ही पूछते, बीच में नहीं पूछ सकते, पूछेंगे तो कठिन हो जाएगा. तो उस केस में थीटा डिपेंडेंसी है, तो हर थीटा पे अलग एक्सेलरेशन है. अब एफ नेट निकालेंगे. एफ नेट निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास ऑफ द बॉल इंटू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ सी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा. बस आ गया आंसर. इसने पूछा था एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ सी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम. अब किसी ने पूछा है कि एफ सी क्या है, भाई कॉस थीटा साइन थीटा तो ठीक है, तो एफ सी क्या है, तो एफ सी निकाल लेना. एफ सी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. किसी ने बोला कॉस थीटा क्या है, तो इस ट्रायंगल से कॉस थीटा निकाल लेना, जैसे अभी टेन थीटा निकाला था. साइन थीटा पूछेगा तो इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकाल लेना, जैसे अभी निकाला था टेन थीटा. टिग्नोमेट्री लगा के निकाल लेना. ये इसका फाइनल आंसर है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन एट द मोमेंट व्हेन दे आर रिलीज्ड. चलिए लिख लीजिए.
लिख लिया ना आपने। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मून पे करना है इसी क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन सेम है, बार बार नहीं लिखा रहा, शॉर्ट में लिखा रहा हूं कि दो बॉल्स हैं, मून पे ले गए, फाइंड द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स। तो शॉर्ट में लिखते हैं टू बॉल्स ब्रैकेट में Q कॉमा M, यानी उनके चार्ज Q है, मास M है, टेकन ऑन मून, सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ लेंथ L, फाइंड एंगल बिटवीन द थ्रेड्स, अब देखें क्या मून पे ग्रेविटी खत्म हो जाती है, तो उसका आंसर नहीं, ग्रेविटी तो होती है वहां पे। तो अब की बार क्या होगा कि जो एंगल बनेगा वो ज्यादा आएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि वो यूं हो जाए, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे कमजोर है, G/6 है वहां पे ग्रेविटी, तो जो यूं में खींच रहा था नीचे ग्रेविटी वो कमजोर हो जाएगा, तो ये जो इतना खुला था अर्थ पे ये और खुल जाएगा जाके, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा जैसा कि वो सैटेलाइट में हो गया था। तो ये वाला एंगल बढ़ेगा, तो इसके बीच का जो एंगल है बढ़ेगा, तो वो उसने पूछा है कि कितना हो जाएगा, तो अपन निकालते हैं, जितना किया था वैसा का वैसा ही है, 90% क्वेश्चन वही है। तो ये यहां से एक थ्रेड इधर बना देते हैं, ये थ्रेड इधर बना देते हैं, और यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं x, और ये लाइन इधर खींची, नीचे की तरफ क्या आ गया mg, लेकिन डैश ले रहा हूं मैं क्योंकि मून का लेना है मुझे, तो mg डैश, इधर साइड टेंशन t, इस साइड हो गया fc, और यहां पे एंगल बन गया थीटा, टेंशन का एक भाग कर दिया t cos थीटा, टेंशन का दूसरा भाग कर दिया t sin थीटा, इट इज अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो t sin थीटा किसके बराबर, t sin थीटा इज इक्वल टू fc एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg डैश, वेयर g डैश इज द ग्रेविटी ऑन द मून। सेम है वही का वही, ठीक है। अब क्या करा, यहां पे लिखा t sin थीटा इज इक्वल टू fc इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पूरा लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r इनके बीच की दूरी तुम्हें बेसिकली निकालना ये है यहां से यहां तक का, एंड इट इज 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा एंगल बिटवीन द थ्रेड्स, एंगल विथ वर्टिकल नहीं पूछा है, विथ वर्टिकल पूछा होता तो सिर्फ थीटा आता, यहाँ एंगल बिटवीन द थ्रेड्स पूछा है तो 2 थीटा आएगा। आई बात समझ में, तो 2 थीटा आएगा, तो यहाँ पे t sin थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। आप पूछा t cos थीटा क्या है, तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg है, t cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, mg है डैश में, इसके अपॉन में इसको ले आओ, ठीक है, इसके अपॉन में इसको ले आओ, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज t sin थीटा अपॉन t cos थीटा विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गया q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और इधर आ गया mg डैश। देखो ये पूरा का पूरा तो आया ही, साथ में ये mg डैश इधर आ गया क्योंकि t cos थीटा के सामने था, ये कैंसिल आउट होगा, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x इंटू m इंटू g डैश। अब देखें इसमें एक चीज ध्यान रखें, x के टर्म में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है, x के टर्म्स में, क्योंकि x तो हमने सोचा है कि इतना होगा, उसने तो धागे की लंबाई दी है, थ्रेड की लंबाई l, उसने x कहां दिया, ठीक है, तो x के टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए, तो x को चेंज करना है, और tan थीटा तो अपने को थीटा निकालना है इसके अंदर, तो यहाँ पे x को चेंज करने के लिए कुछ तरीका सोचो, तो यहां से यहां तक x/2 है, ये x/2, ठीक है, और ये वाला थ्रेड की लंबाई l है, तो हमने क्या बोला था कि हम tan थीटा की वैल्यू ही डाल देंगे, लेकिन tan थीटा की वैल्यू डाल दोगे x/l के टर्म्स में तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, वो थीटा ही गायब हो जाएगा उसमें से, जबकि उसको थीटा चाहिए, तो x की वैल्यू l के टर्म्स में चाहिए तो पाइथागोरस में डाल देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू l के टर्म्स में चाहिए तो क्या करते हैं, पाइथागोरस में डाल देते हैं, और एंगल थीटा के टर्म्स में डाल देते हैं, तो एंगल थीटा के टर्म्स में अगर डाल दोगे तो बन जाएगा। तो आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, उसके अंदर लगाओ थोड़ा दिमाग,
लगाया कुछ, क्या रिमूव करना है, एक्स रिमूव करना और गिवन के टर्म्स में लाना है। गिवन में उसने लेंथ दे रखी है एल, यानी एल के टर्म्स में लाना, थीटा में भी चलेगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर कुछ इस तरीके से सोचें, ये ट्रायंगल मैं अलग से बना रहा हूं, तो यहाँ पे x/2 है, मुझे इस x/2 की वैल्यू चाहिए, एल के टर्म्स में चलेगी मुझे और थीटा के टर्म्स में भी चलेगी, क्योंकि थीटा ही हमें निकालना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है वो बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाला हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के टर्म्स में थीटा ले आएंगे, तो वो होता साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिखा x/2 और हाइपोटेनियस की जगह लिखा मैंने l। इससे मुझे x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो इससे हमको क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू, इसको थोड़ी देर के लिए मैं k लिख देता हूँ, ये परेशान कर रहा है इतना लंबा चौड़ा। तो इट इज KQ² अपॉन x की जगह मैंने लिखा 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा इंटू mg डैश, mg डैश। बस ये इसका साइन थीटा आ गया। किसी किसी क्वेश्चन में क्यू भी पूछते हैं, तो क्यू पूछेगा तो इधर लेके रूट ले लेना उसका। अब ये साइन थीटा इधर से इधर ले आना, तो tan थीटा इंटू साइन थीटा हो गया है, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, KQ² अपॉन 12 इंटू mg डैश। ये इसका वो आया है जिसमें साइन थीटा इंटू टेन थीटा का मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में ये आंसर आया है। अब इसको अगर मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दूं तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे मैं टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। आगे की टिग्नोमेट्री अपने को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो मैंने थीटा पूछ लिया है, वास्तविकता इस क्वेश्चन में उसने चार्ज पूछा था। ठीक है, तो अगर उसने चार्ज पूछा होगा तो चार्ज तो थीटा देगा, तो थीटा देगा तो यहाँ रख देना, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो इससे मिलेगा KQ² इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 2l mg डैश, और ये अपॉन में किए जाएगा और उसका रूट ले लेंगे। तो Q इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 2l mg डैश अपॉन में k यानी 1/4πε0 और उसका रूट ले लेंगे। इतना चार्ज होगा यदि थीटा गिवन है, इफ थीटा इज गिवन। अब इसमें चांद वाले का क्या हुआ, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है, एक लॉजिक हमें पता होना चाहिए कि g डैश इज इक्वल टू g/6 होता है मून के ऊपर अर्थ के मुकाबले। तो यहाँ पे हम g डैश की जगह g/6 लिख देंगे, मून के लिए सॉल्व हो जाएगा। अगर g ही रहने देंगे तो अर्थ के लिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज पूछेगा तो इस फॉर्मेट में आएगा, और अगर साइन थीटा कॉस थीटा पूछेगा तो टिग्नोमेट्रिकल और सॉल्व करनी पड़ेगी। साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जब डेटा देगा तो उस डेटा के बेसिस पे हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि थीटा कितना है, नहीं तो वो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। लिख लीजिए इसको। इसमें एक देखना, यहाँ पे स्क्वायर लगाना रह गया। ये जो स्क्वायर चल रहा है ना, स्क्वायर चलता रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, अब यहाँ स्क्वायर है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे x की जगह x² की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये x² की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 12 साइन थीटा का भी स्क्वायर चलेगा और यहाँ पे स्क्वायर चलेगा, तो ये स्क्वायर आएगा और ये भी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जब अपन नीचे लेंगे तो यहाँ एक स्क्वायर आएगा और 2l का यहाँ भी एक स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा। इतने स्क्वायर छूट गए। ठीक है, ये एक जगह स्क्वायर छूटा है तो उसी का स्क्वायर आगे आगे यहाँ पे भी लिख लेना। तो चेंज कर लो उसको, स्क्वायर लिख लो उसके अंदर। लिख लिया आप लोगों ने, मिटा दूंगा। क्वेश्चन लिखें, two identical balls which are charged are suspended by two string in a liquid of density dl.
in a liquid of density dl, the density of the ball is ds. ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी डेंसिटी ऑफ बॉल इज ds. इट इज द डेंसिटी ऑफ बॉल, बट द एंगल रिमेन्स अनचेंज्ड इन दैट लिक्विड. Angle remains unchanged in that liquid. Find the dielectric constant of the liquid. Find the dielectric constant of the liquid. क्वेश्चन समझ लें. दो बॉल्स थी, सस्पेंड की गई पहले एयर में और फिर लिक्विड में, लेकिन लिक्विड में डालने से उनके एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा. इसका मतलब पहले जब यूं थी, उसके बाद में इनने क्या किया कि उसको लिक्विड में डाल दिया. लिक्विड में डालने के बाद इसको सस्पेंड किया गया तो भी देखा गया कि इसका जो एंगल है वो वही का वही आया. ये लिक्विड में डाला, सस्पेंड किया, तो ये देखा गया कि एंगल वही का वही है जितना पहले था. तो मान ले कि पहले इधर वाला एंगल थीटा था, तो अभी भी वो बोल रहा है कि बाद में भी ये एंगल थीटा ही रहा. तो ये बताओ कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इस लिक्विड का. ठीक है, तो देखें, ये केस हवा में, ये केस लिक्विड में, ये दोनों केसेस अपने को देखने हैं. तो हवा वाले केस में हमको पता है, सिंपल है. इसके अंदर हम फोर्सेस क्या बनाते हैं, नीचे लगता है mg, ठीक है, इधर साइड क्या लगता है fc, इधर साइड क्या लगता है टेंशन. टेंशन का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट कितना टी साइन थीटा. ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर. इसका मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. और इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड कर देने से मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एम जी. अब तो ये रट गया है, याद ही कर लेना. ये कब लगता है, एयर में. लेकिन जब अपन इसमें लगाएंगे, पानी में, तो पानी में एक और फोर्स लगेगा, इसका नाम है बॉयंसी. और बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है. जैसे अगर अपन एक बॉल को, जैसे मेरे पास बॉल है, ये खाली है, इसको मैं पानी में डूबूंगा ना, ऊपर आ जाएगी. तो ऊपर आएगी तो कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, बॉयंसी का फोर्स लगेगा. तो ये बॉयंसी का जो फोर्स है वो अपवर्ड और लग गया, जो पहले नहीं था. अच्छा, टेंशन पहले भी थी, एम जी पहले भी था, बाद में भी है. एंगल थीटा वही, टेंशन का कॉस कंपोनेंट इधर साइड, टेंशन का साइन कंपोनेंट इस साइड, सब वही का वही है. और इधर साइड क्या लगेगा, एफ सी. अंतर क्या हुआ, ये कि ये टी कॉस थीटा के साथ बॉयंसी और जुड़ गया, बाकी सब डायग्राम वही का वही. ठीक है, टी कॉस थीटा के साथ बॉयंसी और जुड़ गया. अब क्या हुआ कि ये दोनों मिलके इससे बैलेंस होंगे अब की बार. तो इसका मतलब क्या, एफ बी, ठीक है, और इसको मैं डैश कर देता हूं, थीटा डैश, ताकि याद रहे कि अलग चल रहा है. तो एफ बी इज इक्वल, एफ बी प्लस टी कॉस थीटा डैश किसके बराबर है, एम जी के बराबर. ये प्लस ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है. तो एफ सी इज इक्वल टू टी साइन थीटा डैश इज इक्वल टू एफ सी. अब की बार क्या करना है कि ये जो एफ बी है ना, इसको उठा के उधर ले जाना. ठीक है, तो एफ बी को उठा के उधर ले जाना, तो इससे मिलेगा टी कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी. अब ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2. अब डिवाइड कर दो इक्वेशंस को. ठीक है, डिवाइड कर दो. तो ये अपॉन में ले लो इसके, ये इसके अपॉन में, ये इसके अपॉन. जब इनके अपॉन में लोगे तो क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा. तो साइन थीटा डैश अपॉन कॉस थीटा डैश विल बी टेन थीटा डैश विच इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एम जी माइनस एफ बी. ये फॉर्मूला लगाना जब लिक्विड में हो. ठीक है, ये याद ही कर लो, ये फॉर्मूला लगाना, बॉयंसी माइनस करनी. एयर में, ये लिक्विड में. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि चाहे उसको एयर में लटका लें चाहे लिक्विड में लटका लें, एंगल सेम है. पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ही क्वेश्चन आए. ऐसा भी आ सकता है कि एयर में लटकाते हैं, एंगल उससे आधा हो जाता है, डबल हो जाता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों में कहीं पे भी लटका लो, एंगल सेम है. यदि एंगल सेम है, इसका मतलब थीटा इज थीटा डैश इन आवर क्वेश्चन. तो पूछा क्या है उसने, ठीक है, अगर थीटा थीटा डैश है तो उसने क्या पूछा, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां आ गया,
तो यहां जो एफसी आएगा ना, एफसी कूलम्ब्स फोर्स, वो एफसी डैश होगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम कम हो जाएगा। यही बात समझ में क्यों, क्योंकि जब अपन ये डालते हैं तो 1/4πε0 के साथ के भी ले लेते हैं ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करके। तो ये जो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये इस एफसी के साथ आएगा, या तो इसको एफसी डैश लिख दो, या फिर सिंपल है कि हम इसको एफसी डैश लिख के सीधे लिख दें एफसी के अपॉन में किया जाएगा। तो ये एफसी के अपॉन में ही के लिख देते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपन लिक्विड के केस में लगा देंगे। अब ये दोनों जो है वो आपस में बराबर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये तो जनरल बना दिया मैंने, इस क्वेश्चन में ये दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या, थीटा ही थीटा डैश के बराबर है, तो टेन थीटा ही टेन थीटा डैश के बराबर है। इसका मतलब एफ सी अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ सी डैश तो हटाई दिया था, अपॉन में के ले लिया, एम जी माइनस एफ पी, ये बन गया। अब इससे क्या हुआ, इससे एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, ये इधर गया ये नीचे आया, ये इधर गया ये नीचे आया, तो हमें तो के ही निकालना था, तो के आ गया हमारा। के इज इक्वल टू क्या आया, ऊपर आया एम जी और नीचे क्या आया एम जी माइनस एफ पी, ये हमारा किया गया। लेकिन उसने इस टर्म्स में नहीं पूछा, उसने डेंसिटीज दे रखी, डेंसिटी ऑफ बॉल और डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो देखो के इज इक्वल टू मास किसका है, सॉलिड का, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। फिर ये एम जी आया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, माइनस बॉयंसी का फॉर्मूला याद रखना, वस डल जी। ठीक है, बॉयंसी जब भी बोले ना वस डल जी, ये याद रख लो, कहीं लिख लो इसको, यहां लिख लो। ठीक है, बॉयंसी वस डल जी, याद रखने के लिए तरीका है वस डल जी। वस डल जी कोड है उसका, बॉयंसी। वस डल जी मतलब वीएस, वीएस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डल मतलब डीएल, डीएल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी वस डल जी, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि तुम्हें भी याद नहीं था बहुत सारे लोगों को। ठीक है, बॉयंसी का फॉर्मूला तो वस डल जी से याद रह जाएगा। तो वस डल जी यहां पे बॉयंसी की जगह लिखते हैं वस डल जी। अब के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है तो वीएस ऊपर और नीचे से दोनों जगह से कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर से वीएस इंटू जी कॉमन निकाला, डीएस आ गया, नीचे वीएस और जी कॉमन निकाला, अंदर बचा डीएस माइनस डीएल, और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस केस में आ गया के इज इक्वल टू डीएस अपॉन डीएस माइनस डीएल। ये आंसर है हमारा, क्योंकि उसने हमसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा था। तो ये हमारा आंसर है, इसको भी रट लें। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में देते हैं कि 0.8 है फिर 1.6 है, तो उसका आंसर 2 आ जाता है। ठीक है, 0.8 और 1.6 से सॉल्व करोगे तो 1.6 माइनस 0.8, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8, तो आंसर 2। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका, लेकिन हम ऐसे याद नहीं रखते। हम क्या ऐसे याद रखेंगे, फॉर्मूले जैसा। परीक्षा में आएगा तो सीधा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डीएस अपॉन डीएस माइनस डीएल, ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हो। ठीक, चलिए लिख लीजिए फटाफट। चलिए लिख लिया आपने ये। तो ये बॉल्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसके अंदर पहले केस में सैटेलाइट में था, दूसरे केस में वो अर्थ पे था, तीसरे केस में वो मून पे था, चौथे केस में वो पानी में था। ठीक है, और तो कहीं हो नहीं सकता। तो और एक क्वेश्चन इसी पे बेस देखते हैं। मान लो कि दो चार्जेस हैं Q और पिच बॉल पे, PITCH पिच बॉल पे डाले गए हैं, और दोनों चार्जेस सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो कि हमने इनको छोड़ा तो ये एक एंगल बना लेंगे। मैंने कहा हाँ एंगल बना लेंगे। तो मान लो कि हमने छोड़ा तो इसने एक एंगल बना लिया ऐसा। कब? जब इसके ऊपर 5 कूलाम चार्ज है, 5 माइक्रो कूलाम चार्ज, इसके ऊपर भी 5 माइक्रो कूलाम चार्ज है, तो उसने ऐसा एंगल बनाया कि ये वाला जो थीटा है ये इस थीटा के बराबर। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है कि अगर एक के ऊपर 5 की जगह 3 कर दे, 3,
तो इस केस में इनमें से कौन सा डायग्राम सही होगा? इन तीनों में से कौन सा डायग्राम सही है? एक में क्या हुआ कि 3 कूलम वाला कम चार्ज है, उधर बड़ा एंगल बना लिया, ठीक है। इसमें बराबर बराबर एंगल ही बनाया, चाहे 3 ले लो चाहे 5 ले लो, एंगल बराबर ही रहेगा, ऐसा बना रहा। इसमें बोल रहा है 3 वाला बड़ा एंगल बना लेगा, इसमें बोल रहा है 3 वाले का एंगल छोटा होगा, 5 वाला है वो बड़ा एंगल बना लेगा। तो इन तीनों केसेस में से कौन सा आंसर सही है? तो वो आंसर बताने के पहले मैं एक चीज ये बताऊं, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि अगर मान लें कि 2 चार्जेस रखें, एक 1 माइक्रोकूलम का है और दूसरा वाला जो है वो 5 माइक्रोकूलम का है, तो अगर ए वाले चार्ज ने बी वाले चार्ज पे फोर्स लगाया तो फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ए कहलाता। अगर ये मान लो कि 10 न्यूटन है, किसने लगाया? ए ने लगाया। ए ने लगाया किस पे लगाया? बी पर। तो ए ने यदि बी पे 10 न्यूटन लगाया तो बी ने ए पे कितना लगाया? ये इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाता है, तो क्या ये इसके ऊपर 50 लगाएगा कि क्या ये इसके ऊपर 10 ही लगाएगा? ठीक है, ये उससे 5 गुना पावरफुल है। तो ये जो कमजोर वाला है ये इसके ऊपर यदि 10 न्यूटन लगाता है तो 5 गुना पावरफुल इसके ऊपर 50 न्यूटन लगाएगा कि उतना ही लगाएगा, ये प्रश्न है। तो उसका आंसर है ये उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन। उसका रीजन क्या है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और न्यूटन ने बोला है कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे से इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो इसने इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया उतना ही उसने उसके ऊपर लगाया। अब इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया तो ऐसा नहीं है कि ये 5 गुना हो गया तो 5 गुना ज्यादा जम के उसके ऊपर जो फोर्स लगा देगा, वो बराबर लगाएगा, क्योंकि फोर्स इन दोनों के बीच की बात है। कोई ऐसा थोड़ी है कि इसका फोर्स अलग है उसका फोर्स अलग है, तो दोनों के बीच की बात है। तो ये फोर्स दोनों के क्या है? बीच की बात है, दोनों की बात है, दोनों के बीच की बात है, अलग अलग कोई बात नहीं। जैसे मान लो कि मैंने बोला फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स है। तो कौन सा फोर्स है? ए ने बी पे लगाया कि बी ने ए पे लगाया कि किसी ने भी किसी पे भी लगाया? तो वो तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं ना। तो जो फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा होगा वही इसके ऊपर लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये तो दोनों के बीच की बात है। एक ऐसी बात है जैसे मान लो कि तुमने कभी ऐसा कार्ड देखा क्या कि अनीता वेड्स सुनील, ठीक है, अनीता की शादी सुनील से हुई, अनीता वेट्स सुनील, बट सुनील वेट्स सविता। ऐसा कोई कार्ड देखा क्या तुमने? अरे सिंपल सी बात है, ये शादी इन दोनों के बीच होती है। तो यदि अनीता की सुनील से हुई तो फिर सुनील की अनीता से ही हुई है,
ठीक है। तो ऐसा थोड़ी कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया जितना उसने उसके ऊपर अलग लगाएगा, वो बराबर ही लगाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच की बात है। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही ये फोर्स भी दोनों के बीच की बात है, ये जिस पे जितना लगाएगा वो ही उसके ऊपर उतना लगाएगा, फोर्स विल बी सेम। और जब फोर्स सेम होंगे तो एंगल भी तो सेम होंगे। ऐसा थोड़ी कि ये ज्यादा धक्का दे देगा कम धक्का दे देगा, वो बराबर ही एंगल पे यूं करके ऐसे होंगे, चाहे चार्जेस अलग अलग हों चाहे चार्जेस सेम हो। ठीक है, क्लियर हुआ है कंसेप्ट। फोर्स दोनों के बीच की बात होती है, इसके ऊपर अलग इसके ऊपर अलग नहीं होता, हाँ बस डायरेक्शन अलग होता है। तो जैसे मान लो कि कभी उसने पूछ लिया कि इनका फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, तो 1:1 आंसर आएगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा बारीकी की बात करने लग गया, डायरेक्शन सहित बताओ, तो हम बोलेंगे 1:-1 आएगा, क्योंकि एक का इधर लोगे फोर्स तो दूसरे का फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये यहां तक अपने जो क्वेश्चन आज अपन ने करे हैं वो सारे के सारे किसके करे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला भी कर लिया और ये मून वाले भी कर लिए। तो आज अपन ने पिच बॉल, PITCH पिच बॉल के क्वेश्चंस करे। अब जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसके कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बंद कर रहा हूं मैं वीडियो को, अगली क्लास में मिलते हैं।